अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है हिंदुस्तान का कदीम लिसानी पस मंज़र। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें हैं, तो वो कहाँ से वजूद में आई, या फिर उन जो ज़बानें हैं उनका रिश्ता किस ख़ानदान से है। दुनिया में ज़बानों के 8 बड़े ख़ानदान हैं और हर ज़बान उन्हीं ख़ानदान से निकली है। तो अब हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं वो किस तरह कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, और उर्दू किस तरह वजूद में आई या उसका रिश्ता किस ख़ानदान से है। तो वक्त को ज़ाय किए बिना हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का कदीम लिसानी पस मंज़र। उर्दू और हिंदी से पहले संस्कृत, पाली और प्राकृत ज़बानों ने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया है। हिंदुस्तान का कदीम लिसानी व तहज़ीबी पस मंज़र हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे आज अगर हम अपने माहौल को देखें या अपने आसपास देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बोलेंगे वो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, या दूसरी दीगर ज़बानें हो गई जैसे गुजराती, मराठी, जो हमारी आज की जदीद ज़बानें हैं। लेकिन इससे पहले के अगर हम दौर में जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में बहुत अरसे तक संस्कृत ने, पाली ने, प्राकृत ने, ये ज़बानें राइज थी, इन्होंने राज किया। बहुत लंबे अरसे तक लोग इन्हें बोलते रहे। इसके बाद दूसरी ज़बानें वजूद में आई, तो हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आखिर आज की जो जदीद ज़बानें हैं वो आई कैसे वजूद में। इंसानों की तरह ज़बानों के भी अपने ख़ानदान होते हैं। इस लिहाज से दुनिया में तमाम ज़बानों को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़बानों के ख़ानदान हैं और 8 बड़े ख़ानदान हैं। 8 ख़ानदानों में भी सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी ख़ानदान। हिंद आर्याई इसकी एक शाख है, और इस हिंद आर्याई की शाख से जिन जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का वजूद अमल में आया है, इनमें उर्दू ज़बान भी शामिल है। यानी कि 8 ख़ानदान हुए। 8 में जो सबसे बड़ा ख़ानदान है वो है हिंद यूरोपी, और हिंद यूरोपी की भी एक शाख, जिसे क्या कहेंगे, वो है हिंद आर्याई। समझ रहे ना आप? जैसे एक पेड़ है, उसकी शाख और उसके ऊपर जो पत्ता मौजूद है, इसी तरह जो हिंद यूरोपी है वो सबसे बड़ा ख़ानदान है, और उसकी शाख मान लीजिए हिंद आर्याई, और उससे जो वजूद में आई ज़बान वो हमारी जदीद ज़बान हो गई। और उनमें से एक क्या है? उर्दू भी है। भारत में ज़बानों के 2 अहम ख़ानदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम हिंद आर्याई ज़बान का ख़ानदान और दरावड़ी ज़बानों के ख़ानदान के तौर पर जानते हैं। कहा जाता है कि दरावड़ी नस्ल के लोग ही कदीम भारत के असल बाशिंदे हैं। यही वजह है कि दरावड़ी ख़ानदान से मुताल्लिक़ सारी ज़बानें जनूबी हिंद ही में बोली जाती हैं। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि भारत या हिंदुस्तान के अंदर जो 2 बड़े ख़ानदान की ज़बानें बोली जाती हैं, कौन सी? एक तो दरावड़ी ख़ानदान की और एक हिंद आर्याई ख़ानदान की। दरावड़ी ज़बानों की तरह हिंद आर्याई ज़बानें भी भारत में पैदा हुई। 10वीं और 12वीं सदी के दौरान मकामी प्राकृतों के मेलजोल से जदीद हिंद आर्याई ज़बानें वजूद में आईं। ज़बान का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। आवाम ने एक ऐसी फितरी ज़बान इख्तियार कर ली जो तलफ़्फ़ुज़ और क़वाइद दोनों के एतबार से आसान और सादा थी। यानी कि उस वक्त जब संस्कृत राइज थी, क्योंकि संस्कृत को बोल पाना बड़ा मुश्किल था, संस्कृत के क़वाइद बहुत मुश्किल थे, तो आवाम ने क्या किया, जो आम लोग थे उस वक्त एक ऐसी ज़बान को इख्तियार किया जो बोल चाल में आसान हो, जिसके क़वाइद आसान हो। ठीक है, और तो वही क्या कहलाई, वही प्राकृत हो गई, वही आगे अपभ्रंश कहलाई। ये ज़बान प्राकृत कहलाती है। जो प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल थी, वही बिगड़ी हुई शक्ल अपभ्रंश कहलाई। मतलब संस्कृत को तर्क करके आवाम ने क्या किया, एक ऐसी ज़बान को चुना जो बोलने में, समझने में, या जिसके क़वाइद आसान हो, वो क्या कहलाई? प्राकृत कहलाई। अब प्राकृत की भी बिगड़ी हुई शक्ल, यानी कि जब प्राकृत की भी बिगड़ी हुई शक्ल वजूद में आई तो उसे क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। अब अपभ्रंश की नशोनुमा 1400 से लेकर 1000 ईस्वी तक हुई।
1000 ईस्वी के बाद इसके इर्तिका की रफ्तार तेज़ हुई और मुख्तलिफ अपभ्रंश से मुख्तलिफ जदीद हिंद आरियाई ज़बानों के उभार का दौर शुरू हुआ। ये एक लिसानी हकीकत है कि हर ज़बान शुरू में महज एक बोली होती है, यानी कि कोई भी ज़बान जब वजूद में आती है तो वो शुरू में क्या होगी, एक बोली होगी जिसे चंद लोग बोलेंगे। धीरे धीरे ये इलाकाई हदबंदियों को तोड़कर दूर दराज के इलाकों में अपना सिक्का जमाने लगती है तो ज़बान कहलाती है। यानी कि पहले जब भी कोई ज़बान वजूद में आएगी तो बोली होगी जिसे चंद लोग बोलेंगे, फिर वो उस इलाके से बाहर निकलेगी, अपने खित्ते से बाहर निकलेगी और जब फैल जाएगी, बहुत सारे लोग उसे बोलने लगेंगे तो वो ज़बान कहलाएगी। उर्दू की बुनियाद बिलाशुबा खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरिबी यूपी की बोली है। तारीख़ी एतबार से ये वो ज़माना है जब दिल्ली पर 1193 में मुसलमानों ने सियासी तसल्लुत कायम होता है और तुर्कों, ईरानियों और अफ़गानियों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तर्क वतन करके दिल्ली में सकूनत इख्तियार की। खड़ी बोली के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। खड़ी बोली के इस नए और निखरे हुए रूप या असलूब को इब्तिदा में हिंदवी और रेख्ता कहा गया और इसी को बाद में ज़बान उर्दू मौला, ज़बान उर्दू और बिला आखिर उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। यानी कि ये जो उर्दू है वो कहाँ से निकली, वो खड़ी बोली से निकली और जब वो वजूद में आई या वजूद में आ रही थी तो उसके मुख्तलिफ नाम दिए गए, जैसे उसे हिंदी कहा गया, हिंदवी कहा गया, रेख्ता कहा गया, ज़बान उर्दू मौला कहा गया, जिसे आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं। ये सब उर्दू के इब्तदाई नाम कहे जा सकते हैं। उर्दू ज़बान में इस्लाम के अलावा हिंदू, जैन, बुद्ध, ईसाई, सिख, बहाई अकायद और दीगर मुख्तलिफ फ़नून की किताबें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अमीर खुसरो के हिंदवी कलाम से लेकर आज तक के सभी उर्दू कलमकारों के यहाँ मुतहद कल्चर, सेकुलर इक़्तिदाद, मजहबी रवादारी और गंगा जमनी तहजीब व तमद्दुन के शानदार नमूने देखे जा सकते हैं। गीत, दोहे, पहेलियाँ, भजन, बारामासा, इंद्र सभा, नाटक और बाज़ असातीरी किस्से, कहानियाँ वगैरह हिंदुस्तानी तहजीब अनासिर के मौसर तर्जुमानी करते हैं। यानी कि अगर हम उर्दू की लिटरेचर को पढ़ें या उर्दू के अदब को पढ़ें तो हम हिंदुस्तान की तहजीब को अच्छे से समझ पाएंगे। जितने भी कलमकार हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो मुसलमान हों, उन सब ने अपनी जो भी अदब में अब लिखा है, जितना भी लिखा है वो हिंदुस्तानी तहजीब से जोड़कर लिखा है। हम हिंदुस्तान को समझ सकते हैं उनके कलाम को पढ़कर। उर्दू एक मखलूत ज़बान है जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी ज़बानों और बोलियों मसलन दक्खनी, ब्रज भाषा, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, हरियाणवी, राजस्थानी, मागधी, अवधी और खड़ी बोली वगैरह के लफ्ज़ियात व मस्तलाहात व तराकीब शामिल हैं। हिंदुस्तान की दो बड़ी ज़बानें यानी उर्दू और हिंदी इसी खड़ी बोली से निकली हैं। देखिए यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि उर्दू के अंदर जो है मुख्तलिफ ज़बानों के जो हैं अल्फाज शामिल हैं, जैसा हमने देखा अरबी के, फ़ारसी के, तुर्की के, क्योंकि उर्दू वजूद में इन सब के मेल से आई। इसके बाद अगर हम देखें कि हिंदुस्तान की दो बड़ी ज़बानें यानी कि उर्दू और हिंदी इस खड़ी बोली से निकली हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की दो बड़ी ज़बानें उर्दू और हिंदी किससे निकली? खड़ी बोली से निकली। इस एतबार से हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों का क़वाइदी निज़ाम न सिर्फ यकसा तौर पर बोले और इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ठीक है, उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुई। उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली से निकली, इसलिए इनको एक दूसरे की तरह बोला जाता है और समझा जाता है। यहाँ तीन बड़े ख़ानदान की ज़बानों और बोलियाँ
बोली जाती हैं वो 3 बड़े लिसानी ख़ानदान ये हैं: हिंद आर्याई, दरावड़ी और हिंद चीनी। उर्दू का ताल्लुक हिंद आर्याई ख़ानदान से है, यानी उर्दू एक हिंद आर्याई ज़बान है। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि 8 बड़े ख़ानदान हैं। सबसे बड़ा हिंद यूरोपी, उसकी एक शाख हिंद आर्याई, और उर्दू का जो ताल्लुक है वो हिंद आर्याई ख़ानदान से है। ये हिंद आर्याई ज़बान इसलिए है कि हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों मसलन आसामी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी वगैरह की तरह ये भी संस्कृत से माखूज है। अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि हिंद आर्याई ज़बान क्यों होगी, क्योंकि ये दूसरी ज़बानों या दीगर ज़बानों की तरह, जैसे आसामी या पंजाबी की या और दूसरी ज़बानों की तरह किससे माखूज है या किससे जुड़ी हुई है, संस्कृत से जुड़ी हुई है, जो 1500 कब्ल मसीह आर्याई कौम के लोगों ने आने के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुई। जब आर्याई लोग हिंदुस्तान आए तो जो ये ज़बानें जब वजूद में आई, ठीक है, 1500 कब्ल मसीह, वक्त के गुजरने के साथ साथ संस्कृत ज़बान में भी तब्दीली हुई। संस्कृत से प्राकृत पैदा हुई, प्राकृत में भी तब्दीली पैदा हुई तो अपभ्रंश वजूद में आई। अपभ्रंश से मगरिबी बोलियां पैदा हुईं और इन मगरिबी बोलियों से जदीद ज़बानें वजूद में आईं, जिनमें से उर्दू भी एक है। अब आप देख सकते हैं कि कितना एक ज़बान में तब्दीली होते होते आज हम संस्कृत से लेकर उर्दू में आ गए। संस्कृत में तब्दीली हुई तो कौन सी ज़बान पैदा हुई? प्राकृत। प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल को कहा गया अपभ्रंश। अपभ्रंश से भी मगरिबी बोलियां वजूद में आई, खड़ी बोली वजूद में आई और उनसे उर्दू वजूद में आई। खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ और बेटी का रिश्ता है और खड़ी बोली शोरसीनी अपभ्रंश से पैदा हुई। अपभ्रंश के भी मुख्तलिफ प्रकार हैं और उनमें एक शोरसीनी है और शोरसीनी अपभ्रंश से कौन सी ज़बान पैदा हुई? हमारी उर्दू। लिहाजा इस रिश्ते की वजह से उर्दू एक हिंद आर्याई ज़बान के करार पाती है। खड़ी बोली का बराह रास्त ताल्लुक शोरसीनी अपभ्रंश या मगरिबी अपभ्रंश से है, जो वस्ती हिंद आर्याई दौर यानी कि 1500 कब्ल मसीह या 1500 कब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी तक ये दौर है कि आखिरी यादगार है। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में जब हम कदीम लिसानी पस मंज़र का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि उर्दू से जो बात निकलती है वो खड़ी बोली, मगरिबी हिंदी, शोरसीनी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत से होती हुई वैदिक यज्ञ की कहानी सुनाती है या कथा सुनाती है।